हेलो दोस्तों, सिद्धरा साइंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 10th क्लास के विज्ञान, जिसका पार्ट 1 है केमिस्ट्री। ठीक है, और उस केमिस्ट्री का हम आज समझेंगे बेसिक कंसेप्ट, बेसिक इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों देखिए, हमारा जो पहला चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और जो दूसरा चैप्टर है वो है हमारा अम्ल, क्षार और लवण, और जो इसका तीसरा चैप्टर है कक्षा 10th क्लास में धातु और अधातु, और चौथा चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक। तो दोस्तों, जितने भी केमिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर हैं, ठीक है, चाहे वो 10th क्लास का हो, चाहे वो 9th क्लास का हो, चाहे 11th या 12th क्लास का हो, ठीक है दोस्तों, तो ये सभी के लिए हमारी वीडियो कामयाब वीडियो है। तो दोस्तों, आप कक्षा 9th से लेकर के और कक्षा 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो हमारी कामयाब रहेगी। ठीक है, तो आप कक्षा 9th में हो या 10th में, 11th में, 12th में, आप सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो को देखने का आपको तभी फ़ायदा होगा जब आप अपनी नोटबुक और पेन, ठीक है, साथ लेकर बैठेंगे और एक एक चीज़ को ध्यान से समझेंगे और एक एक चीज़ को नोट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखिए समझना है हम इस वीडियो के अंदर किन किन टॉपिकों को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 पे हमें समझना है परमाणुओं के नाम, संकेत, परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार। ठीक है, उसके बाद हमें जो समझना है नेक्स्ट पॉइंट पे संयोजकता एवं ऑक्सीकरण संख्याओं को समझना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझना है, रासायनिक सूत्र कैसे बनते हैं। ठीक है, आपने जो बहुत सूत्र देखे होंगे जैसे कि NaCl हुआ, ठीक है, H2SO4 हुआ, ये सूत्र किस प्रकार बनते हैं, तो इस वीडियो में आज हम इनको भी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमारे 10th क्लास में जो पहला चैप्टर है वो सभी सूत्र और समीकरण पर ही डिपेंड है, क्योंकि उसका नाम ही रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये बहुत ही इजी टॉपिक होने वाला है हमारे लिए और बहुत ही आसान तरीके से हम केमिस्ट्री को समझेंगे यहाँ। तो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा, लास्ट पॉइंट है रासायनिक समीकरणों को कैसे हल करते हैं। जो रासायनिक समीकरण हम लिखते हैं तो उनको कैसे लिखने का तरीका क्या है, नियम क्या होते हैं, ठीक है, उसको कैसे हम बिल्कुल इजी मेथड से समझ सकते हैं और उनको कैसे हल संतुलित भी करते हैं। ठीक है, इसी पॉइंट में हमें ये चीज़ भी डिस्कस करनी है। तो चलिए देखते हैं, हम आगे समझते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट को। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ से है। तो आगे देखिए दोस्तों, अब हम समझते हैं परमाणुओं के नाम और उनके संकेत क्या होते हैं। ठीक है, उसका परमाणु क्रमांक क्या है और परमाणु भार क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हमें एक टेबल बना लेनी है, अच्छी तरह से हम इसको लिखेंगे यहाँ पे। तो हमने पहले कॉलम में क्रम संख्या, दूसरे कॉलम में परमाणुओं के नाम, जिसको हम इंग्लिश में एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें संकेत लिखना है, सिंबल, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट। ठीक है, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार लिखना है। तो चलिए लिख लेते हैं हम इन चीज़ों को। तो सबसे पहला जो हमारा परमाणु होता है वो है हाइड्रोजन। ठीक है ना, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम। ठीक है, उसके बाद हमें लिखने हैं संकेत। तो संकेत हम कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन का संकेत लिखेंगे H, क्योंकि ये हाइड्रोजन H से स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे हीलियम। देखिए ये भी H से स्टार्ट हो रहा है और ये भी H हो जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको आसान और याद करने के लिए, सरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके साथ साथ दूसरा लेटर ले लेंगे हम यहाँ। जैसे कि H के साथ E जुड़ा हुआ है तो HE, तो दोनों में अंतर हो जाएगा, एक H दूसरा HE बन जाएगा। इस तरह से हमें इसका संकेत याद करना है। ठीक है, लिथियम, तो लिथियम का संकेत देखिए Li से स्टार्ट हो रहा था Li, बेरिलियम का Be से स्टार्ट हो रहा है तो Be, बोरान है तो B से स्टार्ट होता है B, कार्बन के लिए C हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रोजन के लिए N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियॉन का Ne, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg। उसके बाद हम परमाणु क्रमांक को याद करेंगे। परमाणु क्रमांक याद करना बहुत आसान है, सिर्फ हमें क्रम संख्या लिख लेनी है, जो नंबरिंग होते हैं वो काउंट कर देने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। परमाणु भार याद करेंगे। परमाणु भार देखिए 1 का 1 ही होगा, 2 का 4, 3 का 7, 4 का 8, 5 का 11, 6 का 12, 7 का 14, 8 का 16, 9 का 19, 10 का 20, इसी तरह से होते चले जाएंगे, 11 का 23 और 12 का 24। ठीक है दोस्तों, अब ये किस तरह से हमें याद करने हैं और आसान, अभी मैं आगे नेक्स्ट पेज पर बताऊंगा इसको। तो ठीक है, बने रहना, पूरी वीडियो में देखते रहना बिना स्किप किए, तो आगे समझेंगे अभी हम इसको याद करने की ट्रिक क्या रहेगी। आगे देखिए 12 नंबर पे हमारे पास मैग्नीशियम था, 13 नंबर पे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, इनका इसी प्रकार से हम संकेत याद कर लेंगे यहाँ, Al, Si, P, फास्फोरस का P, सल्फर का S और क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K हो जाएगा। ठीक है, और कैल्शियम,
इसी प्रकार से परमाणु क्रमांक 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। परमाणु भार याद कैसे करेंगे, देखिए 11 का 23, 12 का 24, 13 का 27, 14 का 28, 15 का 31, 16 का 32, 17 का 35.5। ठीक है, आगे देखिए, और 35.5, 39, पोटेशियम का भी 39, कैल्शियम का 40। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें ये समझना है कि इसको हम याद कैसे करेंगे। ठीक है, याद करने का सरल तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए ध्यान से समझना दोस्तों, अब हमें भाई परमाणुओं के नाम, जो एटॉमिक नेम होते हैं, परमाणुओं के नाम या परमाणु नाम, तो हम याद करने ही करने होंगे। ठीक है, यदि आपको इसकी भी ट्रिक चाहिए तो कमेंट में बताना, मैं परमाणुओं के नाम याद करने की ट्रिक भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अगर आप नॉर्मल तरीके से परमाणुओं के नाम याद कर सकते हो तो नॉर्मल तरीके से याद कर लेना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, यदि इसकी ट्रिक चाहिए, जैसे कि देखिए मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ मैं। देखिए जैसे कि ये, अगर आपको ये ट्रिक चाहिए इस तरह से, इसको बोलते हैं ट्रिक। जैसे ये है, जैसे कि हाय, एच से हो जाएगा हाय, हेलो, ली बी, ली का मतलब लिथियम, बी का मतलब बेरिलियम। ठीक है दोस्तों, हाय, हेलो, ली बी, बोकानी, इस तरह से अगर आपको ट्रिक समझनी है तो इसकी ट्रिक भी बता दी जाएगी। ठीक है, यदि आप ऐसे ही याद कर सकते हैं तो कोई बात ही नहीं, आप याद कर लेना। अगर आपको ट्रिक चाहिए, स्पेशल ट्रिक, तो कमेंट में बताना, फिर मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा। तो देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आपको इसमें नहीं बता रहा हूँ। तो हमें सबसे पहले परमाणुओं के नाम याद करने हैं, और परमाणुओं के नाम यदि आप 9th और 10th में हैं तो दोस्तों आपको 1 से लेकर 20 तक याद करने हैं। यदि आप 11th और 12th में हैं तो दोस्तों आपको 1 से लेकर 30 तक याद करने हैं, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यदि आप 9th और 10th क्लास में हैं, 9th और 10th में हैं, तो आप 1 से 20 तक याद करें। यदि आप 11th और 12th में हैं, ठीक है, तो आपको 1 से लेकर 30 तक याद करने होंगे, तभी आपके लिए पढ़ाई जो आसान होगी। चलिए आगे देखिए, अब उसके बाद हमें समझना है यहाँ पर संकेत। तो संकेत कैसे याद करें? संकेत याद करना बहुत ही आसान होता है। संकेत को हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंबल। तो सिंबल कैसे याद करते हैं? तो देखिए सिंबल जो होता है ना दोस्तों, नाम का पहला अक्षर होता है। जो हम नाम लिखते हैं इंग्लिश में, तो नाम का पहला अक्षर, कभी कभी ऐसा होता है कि पहला जो अक्षर होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा में मैच हो जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसके सेकंड वाला लेटर ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो 2 है हमारे पास, एक तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, तो इसका संकेत H होना चाहिए, नाम का पहला अक्षर बताया अभी। उसके बाद एक है हीलियम, HELLIUM, हीलियम। ठीक है, HELL नहीं, एक सिंगल एल आएगी, HELIUM, एक एल नहीं है। ठीक है, हीलियम का है। तो देखो दोस्तों इसमें भी H आ रहा है, तो इसका भी संकेत H होना चाहिए। लेकिन इस H में और फिर इस H में क्या अंतर आएगा, तो हमें याद करने में दिक्कत होगी कि इस H के लिए हाइड्रोजन लिखें या इस H के लिए हीलियम लिखें, इसके लिए क्या लिखें। तो हम ऐसे में क्या करते हैं, तो इसके साथ सेकंड लेटर जो होता है, ठीक है, उसको भी हम इसके साथ जोड़ लेते हैं। तो अब यहाँ से क्लियर हो गया कि H जो है वो हाइड्रोजन है और जो HE है वो हीलियम है। ठीक है, तो इस तरह से हमें संकेत याद करने हैं। उसके बाद हम याद करते हैं परमाणु क्रमांक को, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कैसे याद करेंगे? एटॉमिक नंबर जो परमाणु क्रमांक है उसको कैसे याद करेंगे? तो एटॉमिक नंबर याद करने में कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें हमारी सिर्फ एक काउंटिंग वाले जो नंबर होते हैं, ठीक है, जो हमारे प्राकृत संख्याएं होती हैं उन्हीं का प्रयोग करते हैं। मतलब गिनती लिखनी होती है 2, 3, 4, 5, इस तरह से ही। कहाँ तक? यदि आप 20 तक याद करो तो 20 तक लिखेंगे, यदि आप 30 तक लिख रहे हो दोस्तों 30 तक लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको सीधी गिनती लिखनी है, कोई कन्फ्यूजन कुछ नहीं। उसके बाद जो मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है एटॉमिक वेट। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट का। तो देखिए एटॉमिक वेट को कैसे याद करें? एटॉमिक वेट याद करने का बहुत ही सुपर ट्रिक है, इसको ध्यान से समझना। देखिए किसी में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो एटॉमिक वेट याद करने के लिए पहले तो आप परमाणु क्रमांक देखना है। आपको क्या देखना है? परमाणु क्रमांक। सबसे पहले आपको देखना है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। और जब आप परमाणु क्रमांक को देखोगे तो वहाँ पे आपको 2 प्रकार की संख्याएं देखने को मिलती हैं। एक तो मिलती है दोस्तों सम संख्या, सम संख्या, और एक मिलती है आपको वहाँ पे विषम संख्या। एक तो मिलेंगी सम संख्या प्रकार की, एक मिलेंगी विषम संख्या प्रकार की। तो जो सम संख्याएँ होती हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सम संख्याओं की जो 2 से कट जाती हैं, ठीक है, या 2 के पहाड़े में आने वाली संख्याएँ होती हैं, जैसे कि 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई,
8 हो गई, 10 हो गई, इसी तरह से आती चली जाएंगी। और विषम संख्याओं की बात करें तो जो 2 के पहाड़े में नहीं आती हैं संख्या, जैसे कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, इसी तरह से ये भी आती चली जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए यहाँ से आगे अब आपको करना क्या है। जब आपने ये संख्याएँ देख ली कि कौन सी सम है कौन सी विषम है, तो जो सम संख्याएँ होंगी, जितनी भी सम संख्याएँ होंगी, ठीक है, उनको क्या करना है, उनको 2 गुना कर देना है तुम्हें। सिंपल सा तरीका है 2 गुना। 2 गुना कैसे, जैसे मान लो किसी का परमाणु क्रमांक 2 है तो उसका जो परमाणु भार लिखोगे, परमाणु भार को 4 लिखोगे दुगुना करके। जैसे किसी का परमाणु क्रमांक 4 है तो उसको हम दुगुना कर देंगे, 8 हो जाएगा। यदि किसी का परमाणु क्रमांक 6 है तो हम उसको 12 कर देंगे दोस्तों। यदि किसी का परमाणु क्रमांक 8 है तो हो जाएगा 16। यदि परमाणु क्रमांक किसी का 10 है तो क्या हो जाएगा, 20। इस तरह से 2 गुना कर देना है। अच्छा, अगर यदि हमारा विषम संख्या है परमाणु क्रमांक में तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको भी 2 गुना ही करेंगे। 2 गुना करेंगे और साथ में प्लस 1 ऐड करेंगे, इसमें प्लस 1 ऐड करेंगे। देखिए जैसे 1 को छोड़ दो अभी, ठीक है, 3 से स्टार्टिंग करते हैं समझने के लिए। देखो 3 है तो 3 का पहले 2 गुना 6, 6 में 1 और जोड़ देंगे हम, कितना हो जाएगा दोस्तों, 7। ऐसे ही 5 है तो 5 का 2 गुना करेंगे 10 और 10 में 1 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11। ऐसे ही 7 है, 7 का दुगुना करेंगे 14 है, 14 का 1 15 हो जाएगा। 9 का दुगुना करेंगे 9 दूनी 18 और 1 19। 11 का दुगुना करेंगे 11 दूनी 22 और 1 23। इस तरह से दुगुना करके 1 ऐड करते चले जाएंगे विषम वाली संख्याओं में। ये सब हमारे परमाणु भार बन जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको एक एक्सेप्शन होते हैं हमारी केमिस्ट्री में कुछ, तो उनको भी समझना है। देखिए 1, 7 और 17, ठीक है, 17, ठीक है दोस्तों, और 18, इनको और समझना है। 1, 7, 17 और 18, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, ये हमारे इस ट्रिक में नहीं लगेंगे, ट्रिक का पालन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 का जो परमाणु भार होता है दोस्तों वो 1 होता है, 7 का परमाणु भार 14 होता है, और जो 17 है उसका परमाणु भार 35.5 है, ठीक है। और जो ये आर्गन है जो 18 नंबर पे है, इसका परमाणु क्रमांक 39 है। तो इसलिए ये हमारे सम विषम की ट्रिक में नहीं लगते हैं, सम विषम के ट्रिक का पालन नहीं करेंगे। तो इन 4 को आपको याद करने हैं, बाकी के सब ये ट्रिक से आपके याद हो जाएंगे। तो चलिए देखिए समझते हैं जो भी हमने समझा था यहाँ पे। तो देखिए अब ये रहा हमारे पास परमाणु भार। देखिए जैसे कि परमाणु क्रमांक इसका 1 है, तो 1 को तो मैंने आपको छोड़ने को बताया था। यहाँ पे देखिए विषम एक्सेप्शन में बताया था ना मैंने, यहाँ पे ये 1 और 7, 17 और 18 इनको छोड़ना है। तो एक तो हम इस 1 नंबर को छोड़ देंगे, यहाँ पे एक 7 नंबर को छोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए अब समझते हैं हम यहाँ, जैसे हमारे पास 2 है तो 2 का दुगुना करेंगे, सम संख्या है 4 हो जाएगा। 4 है, 4 का दुगुना करेंगे 8 हो जाएगा, ठीक है। 6 है, 6 का दुगुना करेंगे 12 हो जाएगा। 8 का दुगुना करेंगे 16 हो जाएगा। 10 का दुगुना करेंगे दोस्तों 20 हो जाएगा। 12 का दुगुना करेंगे 24 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा सम का प्रोसेस। अब हम समझते हैं विषम का। अब देखिए विषम का क्या करते हैं, दुगुना करते हैं और 1 जोड़ते हैं। 3 दूनी 6 और 1 7, 5 दूनी 10 और 1 11। 7 को हमें छोड़ना है, सर्किल में बंद कर रखा है। 9 को देखिए 9 दूनी 18 और 1 19। 11 को देखो 11 दूनी 22 और 1 23। और इसी तरह से हमारे ये सब कंप्लीट हो जाएंगे 20 तक, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गए। देखिए जैसे कि आपको मैंने बताए थे 1, 7, 17 और 18, ठीक है। तो ये 17 भी एक्सेप्शन में आएगा, ये भी ट्रिक का पालन नहीं करेगा। और एक 18, ये दोनों भी हमारे ट्रिक का पालन नहीं करेंगे। बाकी के इन 4 को छोड़ करके सभी परमाणु हमारे इस ट्रिक के अंतर्गत एटॉमिक वेट को पालन करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए ये हमारा इस तरह से पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको यहाँ तक पढ़ाई समझ में आई हो, लगा हो कुछ नया सीखा है हमने, तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, ठीक है। और बने रहना पूरी वीडियो में। वीडियो हमारी लंबी हो सकती है, लेकिन आज हम इस कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर करेंगे, ठीक है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक, उसके बाद ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बने रहना पूरी वीडियो में, स्किप करे बिना ही आपको पूरी वीडियो समझनी है। और साथ के साथ पेन और नोटबुक को भी साथ लेकर बैठना है, ताकि हम साथ के साथ नोट करते चलें। तो देखिए दोस्तों आगे हम समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। स्टेप 2 है ये हमारा, ठीक है। और ये हमारे बेसिक कंसेप्ट की फर्स्ट वीडियो है। तो देखिए अब हमें समझना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख लेते हैं, ठीक है, तो हम संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या को निकालना सीख जाएंगे, जिससे हम सूत्र बनाने सीख सकते हैं। तो बहुत ही स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट वाइज मैं आपको इस चीज़ को समझा रहा हूँ, तो ध्यान से समझते रहना, ठीक है। वीडियो को स्किप मत करना। अगर आपने एक भी कंसेप्ट स्किप कर दिया तो आपको परेशानी देखनी पड़ सकती है आगे जाके। तो देखिए अब हम समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसकी परिभाषा। तो देखिए परिभाषा क्या होती है, ठीक है। तो किसे कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो हम कह सकते हैं यहाँ कि इलेक्ट्रॉनों को बांटना या इलेक्ट्रॉनों के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों को बांटना
इलेक्ट्रॉनों को बांटना या भरना भी कह सकते हैं हम इसको, भरना, कक्षकों या उपकोषों में भरना। ठीक है, भरना उस परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। यदि आप साइंस में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ बस इन कंसेप्ट को ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप साइंस को बहुत ही अच्छी तरह से समझना शुरू कर दोगे। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनों को बांटना या भरना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉनों को बांटना, इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्या मतलब है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है दोस्तों, उसको हम दो प्रकार से कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम दो प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए आगे समझिए, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो दो प्रकार से हम कर सकते हैं। किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो तरीके से किया जा सकता है। तो वो दो तरीका कौन कौन से हैं देखिए। तो उसमें पहला जो तरीका होता है दोस्तों, वो होता है कक्षक के रूप में। किसमें? कक्षक के रूप में। तो हम यहाँ लिख देंगे कक्षक के रूप में। ठीक है, कक्षक के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कर सकते हैं। और सेकंड मेथड जो होता है, वो जो सेकंड तरीका होता है, वो होता है उपकोष के रूप में। उपकोष के रूप में यदि आप 10th में, 11th 12th में हो तो 9th क्लास में उपकोष समझ चुके होंगे। यदि आप 9th क्लास में हो तो ध्यान से समझना, अभी मैं आपको कक्षक और उपकोष के बारे में बताऊंगा। उपकोष के रूप में तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो दो तरीक़ा से होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कक्षक के रूप में। तो कक्षक क्या है, सबसे पहले हम समझेंगे कि कक्षक किसे कहते हैं। तो जो कक्षक होते हैं वो 4 कक्षक हमारे पास होते हैं। ठीक है, आवश्यकता अनुसार हम कक्षक और भी बढ़ा सकते हैं। तो 4 कक्षक हमारे होते हैं जिनका नाम होता है K, L, M और N। ये आपने नील्स बोर या बोर के परमाणु मॉडल में आपने समझ रखे होंगे, पढ़े होंगे। अच्छा, इसी प्रकार से हमारे उपकोष भी दोस्तों 4 ही होते हैं जिनका नाम होता है S, P, D एंड F। इस तरह से S, P, D, F। कक्षक भी हमारे 4 होते हैं, K, L, M, N, और उपकोष भी हमारे 4 ही होते हैं, S, P, D, F। अब हमें समझना है उपकोष के या कक्षक के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। हम समझेंगे सबसे पहले कक्षक के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, कैसे सीखते हैं। तो देखिए कक्षक के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आपको एक नियम पढ़ना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल या नील्स बोर का या बोरबरी का नियम भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, बोर का परमाणु मॉडल। यदि आपको बोर के परमाणु मॉडल पर डिटेल से वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना। ठीक है, मैं आपको बोर के परमाणु मॉडल को डिटेल से भी समझा दूंगा। और 11th के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में भी ये क्वेश्चन हमारा आता है। यदि आप 9th या 10th में हो तो आपके लिए बेसिक से ही काम हो जाएगा। ठीक है, जितना मैं आपको समझाऊंगा उतना आप समझ ले तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यदि आप 11th क्लास में हो तो कमेंट करके जरूर बताना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11th क्लास के लिए। तो देखिए बोर का परमाणु मॉडल क्या कहता है। तो दोस्तों बोर का परमाणु मॉडल ये कहता है कि जो परमाणु है वो एक ठोस गोले के समान होता है और उसके बीच में एक नाभिक होता है। ठीक है, नाभिक है, ये है परमाणु का नाभिक। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर विभिन्न ऊर्जाओं की कक्षाएं बनाता है। विभिन्न ऊर्जाओं की, सबकी ऊर्जा अलग अलग होती है। ठीक है, इस तरह से तो विभिन्न ऊर्जाओं की कक्षाएं बनाता है। ठीक है, इस तरह से हमने कक्षाएं बनाई और ये अनंत कक्षाएं बनाता है। हम जो बनाएंगे हैं सिर्फ 4 बना के समझेंगे। ठीक है, ये बना ली हमने विभिन्न कक्षाओं की ऊर्जाएं। तो इसकी जो पहली कक्षा होती है, जो ये नाभिक है, इसको हम बोलते हैं नाभिक। इसका नाम होता है नाभिक न्यूक्लियस, नाभिक। और इसके नाभिक में न्यूट्रॉन और दोस्तों प्रोटॉन दोनों हमारे इस नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है 9th क्लास में कि परमाणु के नाभिक में बताइए कौन स्थित रहता है या कौन पाया जाता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं इसके अंदर। और जो ये बाहरी कक्षा होती है, ये वाली जो बाहरी कक्षा होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन
चक्कर लगाते हैं, हम इसको ई नेगेटिव से हम दर्शाते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ एन और पी से दर्शाया, इसको हम ई से दर्शाते हैं इलेक्ट्रॉन को। अब देखिए क्या होता है इसमें आगे। तो जो परमाणु है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो विभिन्न कक्षाओं की कक्षाएं बना रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो पहली जो कक्षा होती है दोस्तों, उसका नाम होता है के, और उसका नाम होता है एल, तीसरी का नाम होता है एम, और इसके प्रकार से चौथी कक्षा का नाम होता है एन, ठीक है। ये इसकी पहली कक्षा होती है, ये इसकी दूसरी कक्षा है, ये इसकी तीसरी कक्षा है, और दोस्तों ये इसकी चौथी कक्षा होती है। अब इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। तो कैसे भरा जाता है इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को, तो इसके कुछ कंसेप्ट होते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ ज़्यादा डिटेल से कंसेप्ट नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ शॉर्ट से समझा रहा हूँ ताकि आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो जाए बहुत अच्छी तरह से। तो ये इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ना, तो देखिए एक सूत्र बता रहा हूँ छोटा सा, 2n² के रूप में भरे जाते हैं, 2n² के रूप में। यहाँ पे जो n है, ये जो n है, ये n जो है कक्षाओं की संख्या है, कक्षाओं या कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या होती है। क्या है? कक्षकों की संख्या, ठीक है। अब देखो जैसे हमें मान लो k कक्षक में हमें निकालना है, k में, तो जब हम k के लिए निकालेंगे तो k के लिए हम क्या करेंगे, k की जगह n बराबर 1 लगाएंगे, और जब हम इसमें हल करेंगे तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल आएगी दोस्तों 2, ठीक है। इसमें निकल आएगी 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन हम इसमें भर देते हैं यहाँ पे। इसी प्रकार से जब हम L है तो L के लिए हम निकालेंगे यहाँ n बराबर 2, तो जब n बराबर 2 लगाएंगे तो इस सूत्र में हम रखेंगे तो ये हल होगा आएगा 8, 2 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। उसके बाद जब हम m में बात करेंगे तो इसमें आएंगे दोस्तों 18, ठीक है, और इसमें आएंगे हमारे निकल गए 32। तो इस तरह से हमें इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। देखिए कैसे निकलते हैं, जैसे मान लो हमें निकालना है L के लिए निकालना है, तो L बराबर हम लेंगे 2, तो इस सूत्र में लगाएंगे तो हो जाएगा 2 गुणा 2 का वर्ग करेंगे, ठीक है। तो जब ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 गुणा 2 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों 4, और 4 दूनी कितने हो जाते हैं 8। तो इस प्रकार से हम प्रत्येक कक्षा के अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। तो चलिए, यदि आपके ये चीज़ें कोई ऐसी है कि समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप 9th 10th में हो तब, यदि आप 11th 12th में हो तो आपके बहुत अच्छी तरह से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि आप 9th 10th में हो तो मैं आपको लिए एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, आप उसको जरूर याद कर लेना, आपका उससे भी काम चल जाएगा। देखिए यहाँ पर लिख लेना कक्षक, यहाँ पर लिख लेना दोस्तों कक्षक, और यहाँ पर लिख लेना अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जो कक्षक हैं, कक्षक हमारे पास होते हैं 4, K L M और N। तो जो K कक्षक है, K कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों 2, L में होते हैं 8, और M में हम भरते हैं 18, और N में भरते हैं 32, ठीक है। ये अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यदि हमारे पास पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम 1 भी भर सकते हैं, 2 भी भर सकते हैं, ठीक है। 2 से ज़्यादा हम नहीं भरेंगे। दूसरी कक्षा में 8 तक भर सकते हैं, 1 2 3 4 5 या 6 7 या 8, 8 से 9 नहीं भरेंगे हम इस कक्षा में, ठीक है। अभी हम जब एग्जाम्पल समझेंगे तो वहाँ की चीज़ें क्लियर हो जाएगी, आप इसको ज़रूर नोट कर लेना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए आगे हम समझते हैं पॉइंट नंबर 2 को, उपकोष के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, ठीक है। तो उपकोष के रूप में इलेक्ट्रॉन विन्यास देखिए कैसे करना है। तो जब हम उपकोष के रूप में इलेक्ट्रॉन विन्यास को करेंगे तो इसके लिए भी आपको एक नियम पढ़ना पड़ता है जिसका नाम होता है ऑफ बाउ का नियम, ऑफ बाउ का नियम, ऑफ बाउ का नियम। ऑफ बाउ का मतलब होता है निर्माण करना या संरचना करना, ठीक है। ये ऑफ बाउ किसी व्यक्ति या इंसान का नाम नहीं है, इसका मतलब होता है, एक जर्मन भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है निर्माण करना। तो देखिए ये भी आपका 11th क्लास में बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी 11th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है और ये भी 11th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको 9th से ही ये चीज़ें समझनी है क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को क्लियर करना है, इससे हम बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे। तो देखिए ऑफ बाउ का नियम क्या कहता है। ऑफ बाउ का नियम भी हमारा यही कहता है कि उपकोष के रूप में जो हमारे उपकोष होते हैं उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के आधार पर हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। यही बात हमारा बोर का परमाणु मॉडल कहता है कि कक्षकों में उपकोष के बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर में हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। तो इसका जो उपकोषों का जो ऊर्जा बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है, तो इसमें एक डायग्राम बना जाता है हमारा 1s 2s करके इस तरह से, लेकिन आपको वो नहीं समझना है। यदि आप स्पेशली 11th क्लास में हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना 11th या 12th में, ठीक है, तो मैं आपको उसी आधार से इसकी वीडियो दूंगा। तो फिलहाल जो हमारा जो टारगेट है वो 9th और
10th क्लास के लिए है, ठीक है। तो मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीके से इस चीज़ को समझा रहा हूँ। यदि आप 11th 12th में हो तो पूरा बताना, और मैं आपको बताऊँगा इसको पूरा डिटेल से। तो देखिए ऑफ-बाउ का नियम। तो ऑफ-बाउ के नियम के लिए आपको ये याद रखना है कि उपकोषों में ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, उपकोषों में ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है दोस्तों। तो क्या ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम दिया था हमारा ऑफ-बाउ के नियम ने? तो सबसे पहले हम जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो 1s में भरते हैं, उसके बाद हम भरते हैं 2s में, उसके बाद हम भरते हैं 2s के बाद 2p में, ठीक है, 2p में, 2p के बाद भरते हैं हम 3s में, और 3s के बाद हम भरते हैं 3p में, और इसी प्रकार से 3p के बाद हम भरेंगे फिर 4s में, और फिर भरेंगे 3d में, ठीक है। इसी प्रकार से आगे को कंटिन्यू चलता रहता है, और कहाँ तक जाएगा? ये 8s तक जाता है। कहाँ तक? 8s तक, ठीक है। अभी तो हमारा 1s 2s और 4s ही हुआ है, 4s के बाद हमारा ये 8s तक जाएगा, ठीक है। यदि आपको इसकी और डिटेल पूरा 8s तक का कंसेप्ट समझना है तो मुझे बताना। इसका ऑफ-बाउ का नियम भी मैं आपको समझाऊंगा, और इसकी एक ट्रिक भी होती है, ठीक है, ट्रिक भी है। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, इस तरह से मोस्ट ट्रिक को भी आपको, हाँ, ट्रिक के थ्रू भी समझाऊंगा इस चीज़ें। कमेंट में ज़रूर बताना है, जब तक आप कमेंट में नहीं बताओगे तब तक मैं इस चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। तो अब आगे देखिए, ये हमारा वो मिल गया ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। तो चलिए कोई बात नहीं है, हमने यहाँ क्रम भी लिख लिया है, ठीक है, और हमने यहाँ अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी लिखी थी दोस्तों, देखो ये। तो अब हम दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालने के लिए रेडी है, और हम दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए अब हमें समझना है, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को देखना, ध्यान से समझना है। देखिए अब सपोज़ करो आपको निकालना है सोडियम का, किसका? सोडियम का। और सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 11, मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 11 होते हैं सोडियम के अंदर। तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। अब हमें सोडियम का इलेक्ट्रॉनों को हमेशा ऐसे नीचे की ओर दर्शाना है, ठीक है। जो परमाणु क्रमांक होता है उसको लिखने का तरीका यही है, जैसे मैंने आपको इसमें लिखा है, आपको भी सब क्वेश्चन इसी तरह से लिखने हैं। तो चलिए देखिए अब हम समझते हैं, हमें लिखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को? तो सबसे पहले हम समझते हैं कक्षक के रूप में, ठीक है दोस्तों, कक्षक के रूप में। तो जो कक्षक के रूप में निकालेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, हमारे पास लिखना है, एक 1 सेकेंड रुकना ज़रा। तो देखिए अब हमें क्या करना है, कक्षक में निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम कितना लिखेंगे? देखिए हमारे पास अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या पहले आती है हमारी के कक्षा। तो के कक्षा सबसे छोटी कक्षा होती है, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या सिर्फ 2 है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों 2 ही लिखे रहे हैं, ठीक है, 2 से ज़्यादा हम नहीं भरेंगे। फिर हम कॉमा लगाएंगे, फिर आगे हमें लिखना है। अब दूसरी कक्षा आती है एल की, ठीक है। तो एल में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो अब हम यहाँ भरेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और उसके बाद अब हमारी तीसरी कक्षा आती है जिसका नाम है एम। तो एम में हम भरेंगे, तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 हम भर सकते हैं, 18 तक हम भरेंगे। तो अगर हम यहाँ 18 भरते हैं तो हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी 11 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, ठीक है। 11 इलेक्ट्रॉनों को हमें फिल करना है इसमें। तो 8 और 2 10 का तो हम यूज कर चुके हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए, 8 और 2 10 तो हमने इस्तेमाल कर लिया। अब हमारे पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो हम तीसरी कक्षा में 1 ही भरेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास 18 की ऑथोरिटी है, लेकिन 18 हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। हमारे पास शेष जो बचा हुआ है वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो ये तो होगा प्रोसेस का कक्षक का, ठीक है। अब उसके बाद हमें समझना है यहाँ उपकोष का। तो देखिए उपकोष के लिए देखिए यहाँ, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं हमें। अच्छा 1 सेकंड 1 मिनट रुको, मैंने आपको एक चीज़ बतानी भूल गया था, चलो मैं यहीं पे बता देता हूँ। देखो दोस्तों एस जो होता है ना, एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हम सिर्फ 2 भर सकते हैं, ठीक है। पी में हम अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 भर सकते हैं, डी में हम अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 भर सकते हैं, और एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हम 14 भर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को नोट कर लेना इसके साथ साथ ऑफ-बाउ के नियम में ही, क्योंकि इनसे ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉनों का यूज नहीं कर सकते, ये हमारी लिमिटेंस होती है यहाँ पे। अब मान लो हम निकालते हैं यहाँ पे उपकोष के रूप में, तो ये तो था कक्षक के रूप में के-11 में। अब हम निकालेंगे उपकोष में। तो उपकोष में हम कैसे लिखेंगे? देखिए तो सबसे पहले हम उठाएंगे उपकोष, पहला है 1s, तो हमने लिख दिया दोस्तों यहाँ 1s। और 1s में हम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? देखो 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम s में, ठीक है। तो हम यहाँ ऊपर घात की तरह इस तरह से हम दर्शाएंगे, हाँ ये तरह से दर्शाने का नियम होता है। हमने भर दिया 1s2। और उसके बाद हम उठाएंगे फिर दूसरा, हम क्या लेंगे? 2s, ठीक है। और ये प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक हमारे पास पूरे 11 इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाएंगे। 2s, तो ये भी s था, ये भी s है, तो इसमें भी हम 2 ही भरेंगे। उसके बाद अगला नंबर आएगा 2p का, हम लिखेंगे यहाँ 2p। अब ये जो 2p है, 2p में हम देखिए p है, तो p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 6 का। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आएगा वो है 3s, तो हम लिखेंगे यहाँ 3s। अब हमें देखना है कि कितने की आवश्यकता है, हमें जितने की आवश्यकता है उतने हम भरेंगे। तो हमने यूज़ कर लिए हैं 2 और 2 4,
6 10 और 1 आ जाएगा इसमें, ये हो जाएंगे हमारे 11। तो इस तरह से सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास भी कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से अब हमें समझना है आगे। सपोज करिए एग्जाम्पल दे दिया आपको ऑक्सीजन का 8 का, ठीक है कि जी 8 का इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाल के बताओ आपकी बार। तो 8 का कैसे निकालेंगे, तो 2 पहली कक्षा में 2, देखिए यहाँ पर देखो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में हमें अथॉरिटी 8 की है, लेकिन 8 हमारे पास है नहीं है, हमारे पास बचे हैं सिर्फ 6, तो 6 को भरेंगे। अब हमें निकालना है उपकोष में, तो उपकोष में निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 1s को उठाते हैं हम, तो लिख दिया हमने 1s2, फिर उसके बाद हम लेंगे 2s, हो जाएगा 2s2, उसके बाद हम लेंगे 2p, ठीक है दोस्तों। तो 2p भरेंगे हम यहाँ, और 2p में जितने की ज़रूरत है उतने भरेंगे। देखो 2 2 4, और हम इसमें जो भर सकते हैं अधिकतम 6 तक भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए p में अधिकतम हम कितने भर सकते हैं, 6 तक भर सकते हैं, लेकिन 6 हमारे पास बचेंगे नहीं, हमारे पास बचेंगे सिर्फ 4। तो इस तरह से 2 और 2 4 और 4 8, ठीक है, हमारे 8 पूरे हो गए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलिए तो आगे हम समझते हैं पूरे सारे क्वेश्चनों को डिटेल से। हम समझेंगे यहाँ 1 से लेकर 30 तक परमाणुओं का इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमने टॉपिक में डाल दिया है यहाँ से 1 से 30 तक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इसको नोट करना और सीखने की कोशिश करना। तो देखिए रटने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई भी कंसेप्ट मैंने ऐसा छोड़ा नहीं है जो आपको रटने की ज़रूरत पड़े, तो ध्यान से देखते रहिए। देखो क्रम संख्या हमने लिख ली, तत्व या परमाणुओं के नाम इधर लिख लिए, कक्षक के रूप में इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख लिया, उपकोष के रूप में लिख लिया। दोनों में मैंने अभी बताया था कि 2 प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाल सकते हैं, कक्षक के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के, उपकोष के रूप में भी। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख रखे हैं सब, जैसे कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को जो हम लिखेंगे 1H करके लिखेंगे। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको, परमाणु क्रमांक को नीचे लिखा जाता है जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो कक्षक के रूप में हमारे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ये N कक्षा होती है, K कक्षा होती है। फिर उसके बाद दूसरी कक्षा बनेगी L, फिर M, फिर N, इस तरह से कक्षाएं बनेंगी। तो जो पहली कक्षा होती है हम उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन का यूज़ कर सकते हैं, तो 2 से हमारे पास है नहीं, हमारे पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 को 1 ही भर देंगे। ठीक है, इधर हम निकालेंगे उपकोष के रूप में, तो 1s1 है ये। ठीक है, ये 1s1 है दोस्तों। तो ये आपको कुछ अलग लग रहा होगा तो मैं काट के लिख दे रहा हूँ, ये 1s1 लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए नेक्स्ट में देखिए हीलियम है, हीलियम को हम लिखेंगे 2He, तो 2, ठीक है, 1s2। उसके बाद लिथियम, लिथियम का देखिए, तो लिथियम का कैसे निकालेंगे हम 2,1। ठीक है, 2s1 और 1s2 2s1। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पूरे फुल कंसेप्ट के साथ है। तो देखिए एक एक क्वेश्चन को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और समझना, समझ के करना। ठीक है, यदि समझ में ना आ रही हूँ तो कमेंट में बताना और आपको इसको दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे हम। मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी सबके लिख रखे हैं ताकि हमारी वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती, वरना बहुत टाइम लग जाता। ठीक है, तो इनको नोट कर लो, नाम भी हैं, सब कुछ मैंने डिटेल से इसमें समझा रखा है। देखिए इसमें जो है 15 वाले को देखिए, 5 2 17 वाले को देखिए, जैसे कि क्लोरीन है तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास निकलेगा 287। ठीक है दोस्तों, 287, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखा हुआ है यहाँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 है, ये 5 है। ठीक है, उसके बाद अच्छा एक समझना है आपको 19 और 20 का। तो देखिए 19 पे क्या है, पोटेशियम है और कैल्शियम पे है, तो 288 एक इलेक्ट्रॉन विन्यास निकलेगा इसका। ठीक है, 2881 2882। ठीक है, और इधर लिखेंगे हम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। इधर लिखेंगे हम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अभी हमें आगे समझना है, ये हमारा कंसेप्ट क्लियर पूरा नहीं कंप्लीट हुआ, हमें करने 30 तक। तो ये देखिए 30 तक हमने ये कर लिया, हमने 30 तक यहाँ पे ये पूरे। ठीक है, इसमें आपको 24 और 29 मैं अभी हाईलाइट कर दे रहा हूँ उनको, 24 और 29, ये 24 और 29। ठीक है दोस्तों, ये 24 और 29 जो है हमारे एक्सेप्शन हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालना है। निकालने के बाद में देखिए इनके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा 4s1 में। ठीक है, ये यदि आप 11 12 में हो तो आप अच्छी तरह से समझ रहे होगे, 9th 10th में हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए तो ऑलरेडी 20 तक ही थे, केवल 1 से लेकर 20 तक थे। ठीक है, यदि आप और अच्छा आगे का एडवांस समझना चाहते हो तो कमेंट में बताना कि सर हमें और एडवांस में समझना है 9th 10th वाले, और 11th 12th वाले इस चीज़ को समझ ही रहे होंगे, क्यों एक्सेप्शन ये क्यों है, इनके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन क्यों भरा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक का आपका ये कंप्लीट हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका ले लो, फिर उसके बाद ये ले लो, ये। ठीक है, 9 तक हो गए, इसके बाद ये 9 के बाद का ले लो, 22 तक हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपका कंप्लीट, ये आधा आ रहा है, ये 1 सेकंड, ये अब ले लीजिए, उसके बाद ये ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है इलेक्ट्रॉन विन्यास आपने सभी ने नोट कर लिया होगा। तो अब हम समझेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कि किसी भी परमाणु की संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे।
ठीक है, किसी भी परमाणु की संयोजकता। एक तो हम संयोजकता निकालने सीखेंगे दोस्तों, संयोजकता, और ऑक्सीकरण संख्याएं। ठीक है, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। ऑक्सीकरण संख्याएं, ऑक्सीकरण संख्याएं, तो इनसे क्या लाभ मिलेगा? देखिए दोस्तों, इनसे अब हमें लाभ मिलेगा, एक तो हम सूत्र बनाना सीख जाएंगे, सूत्र बनाना सीख जाएंगे हम यहाँ पे, संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या निकालनी सीखेंगे, जिससे हम सूत्र और समीकरण बनाना सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम सूत्र और समीकरण बनाना सीखेंगे।